हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस है। और जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय में इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, स्पेशली अगर हम बात करें मैथ्स और ईवीएस का। तो यहाँ पर हमने जो सिलेबस लिया है वो सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न आने को हैं। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब आपके 4 विषयों से है, जो कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है। साइंस मतलब ईवीएस है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैथ्स का जो सिलेबस आपको दिख रहा है उसमें से एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे आप एक सिंपल सा टॉपिक ले रहा हूँ, जो कि टॉपिक आपको दिख रहा है डेटा हैंडलिंग। ठीक है। डेटा हैंडलिंग टॉपिक लूँगा मैं आज, और डेटा हैंडलिंग को हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक एक करके सारे वीडियोस में सीरीज़ बना करके मैं आपको सारे टॉपिक के वीडियोस दे दूंगा। और उस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, वो भी पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग को हम हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन। और ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये टॉपिक आप सभी ने पढ़ा हुआ है, और बहुत ही आसान टॉपिक है। और इसको मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि आप अगर थोड़ी सी भी आपको मैथ्स आती है तो आप ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जब आएंगे तो आराम से कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि डेटा होता क्या, आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब सूचनाओं का जो एकत्रीकरण होता है, यानी जो एकत्रित सूचनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। अब बात आती है सूचना क्या है। तो सूचना यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, और उन 10 स्टूडेंट के मैथ्स में यानी गणित में 100 में से उनको नंबर दिए गए हैं। मान लीजिए किसी को 70 नंबर मिले हैं, किसी को 60 मिले हैं, किसी को 65 मिले हैं, किसी को 75 मिले हैं, किसी को 95 मिले हैं, किसी को 90 मिले हैं, किसी को 82 मिले हैं, किसी को 81 मिले हैं, और अगेन 76 मिले हैं, और किसी को 67 मिले हैं। देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ही सूचना, कुछ और सूचना भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में जो 10 विद्यार्थी हैं उन 10 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी। तो लंबाइयाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी, ठीक है, हाइट अलग अलग होगी। तो किसी की मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है, किसी की 160 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये सूचना हमारे पास है। तो ऐसे कई सारी सूचनाएं हो सकती हैं, और इन सूचनाओं को एकत्र करके अगर हम किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक है। डेटा का मतलब क्या है कि आपने कई सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर दिया, और वो सारी सूचनाएं जब इकट्ठी एक साथ रखी जाती हैं तो उनको हम डेटा कह दे देते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, आंकड़ा कह देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे कि हम डेटा को निरूपित कैसे करते हैं, यानी हमारा जो आंकड़ा होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो डेटा को निरूपित करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि देखो, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी नहीं, लेकिन आगे जो चीज़ें आएंगी उनको सीखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पहला जो तरीका होता है वो है चित्रालेख। चित्रालेख मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोरियल ग्राफ। क्या कहते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ। ठीक है। तो चित्रलेख में क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा होता है यहाँ पर, दूसरा होगा आपका दंड आरेख। दंड आरेख। ठीक है। और जो तीसरा होगा वो आपका होगा द्विदंड आरेख। द्विदंड आरेख। साथ साथ इंग्लिश में समझते चलिए। दंड आरेख को हम कहते हैं बार ग्राफ, और द्विदंड आरेख को हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है।
ये बात हो गई। इसके अलावा होता है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं, हिंदी में भी हिस्टोग्राम लिखते हैं, हम इसको बता दूंगा क्या होता है। और फिर पांचवा होता है आपका पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट, पाई चित्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये तरीके होते हैं डेटा को निरूपित करने के। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे चित्रालेख, तो चित्रालेख कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कोई चित्रालेख कब यूज़ किया जाएगा? जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप चित्र में निरूपित कर सको। ठीक है, अब जैसे मान लो इससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थियों के गणित में 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम चित्र के माध्यम से नहीं बता सकते। तो चित्रलेख जो है, उस इन्फॉर्मेशन को हम चित्रलेख के माध्यम से बता सकते हैं जिसमें चित्र बनाने की संभावना हो। ठीक है, अब चित्र बनाने की संभावना कहाँ हो सकती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वर्ष 2020 में जो कार का उत्पादन हुआ है वो आपका इस प्रकार है। तो कार का उत्पादन जो है, मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 कारें उत्पादित की हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 कारें उत्पादित की हैं, मान लीजिए कि जुलाई में जो कार उत्पादित की हैं वो की हैं उसने 10, और अगस्त में जो की हैं वो की हैं 20, सितंबर में जो की हैं वो की हैं मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 70 मान लो। तो ये पूरे हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार बना देंगे। हमने यहाँ पर कार बना दी, तो हमने मान ली कि एक कार का जो चित्र है वो 10 कार के बराबर है, 10 कार के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मान लिया। तो ये जो यहाँ पर कितनी कार से रिप्रेजेंट होगा, एक कार से। तो ये जो आपका यहाँ पर 2 कार बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कितनी कारें बनेंगी, 7 कारें बनेंगी, क्योंकि 10, एक चित्र जो है वो 10 कार के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है आपकी बार ग्राफ। बार ग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बार ग्राफ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो बार ग्राफ होता क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब एक नॉर्मली बस एक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे करनी है, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बार ग्राफ जो है ये इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। ये क्या है, बार ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, बार ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शैक्षिक वर्ष है, शैक्षिक वर्ष, और यहाँ पे मान लिए कि विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये आपका बार ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर बार ग्राफ में होता क्या है कि जैसे यहाँ शैक्षिक वर्ष मान लीजिए कि 2003-04 में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, 2004-05 में, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या 200 मान लो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बार के द्वारा निरूपित किया जाता है वो बार ग्राफ होता है। तीसरा जो होता है आपका द्विदंड ग्राफ, यानी डबल बार ग्राफ। तो द्विदंड ग्राफ, द्विदंड ग्राफ, जो आपका द्विदंड ग्राफ होता है वो कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर दो बार यहाँ पे एक साथ होंगे। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना है इनकी और इनकी जो चौड़ाई होगी वो समान होगी। हालांकि मैं यहाँ पे बनाई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो चौड़ाई होती है इनकी समान होती है हर एक की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे
किसी 2 वर्षों का आंकड़ा जब आपको दिखाना हो तो द्विदंड ग्राफ का हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब आंकड़ों के 2 समूह को अगर एक साथ दिखाना हो तो अब यहाँ पर हम द्विदंड ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला जो होता है वो आपका है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है वो आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम है। अब देखो यहाँ पे अंतर समझना, बार ग्राफ जो था वो इस तरीके से था, यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच में स्पेस था, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, तो ये हो गया बार ग्राफ, ये हो गया हिस्टोग्राम। ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम द्विदंड ग्राफ की बात करें तो द्विदंड ग्राफ कैसा था, देखो मैंने अभी ऊपर बनाया है, ये आपका द्विदंड ग्राफ, यानी 2 बार यहाँ पे एक साथ आ रहे थे, बीच में क्या था, स्पेस था उनके। लेकिन हिस्टोग्राम में बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है। ठीक है। अगला जो होता है आपका पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट। ठीक है। तो पाई चार्ट में वो इस तरीके से हम दिखाते हैं पाई चार्ट को। ठीक है। तो पाई चार्ट में क्या होता है आपका, तो यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड होता है। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं पाई चार्ट में। जैसे मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि एक परिवार है, उसका जो है शिक्षा पर खर्च है वो 20% है। ठीक है। और शिक्षा के अलावा अगर उसका जो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में जो खर्च आता है वो आपका 10% आता है। राशन में जो खर्च आता है वो आपका मान के चलिए 25% आता है। इस तरीके से हम खर्चों को यहाँ पर दिखा सकते हैं पाई चार्ट में। ठीक है। तो पाई चार्ट ये आपके जो डेटा होते हैं, डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आपके जो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो अंक आपको दिख रहे हैं, ये एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म है डेटा की, मतलब आंकड़ा की एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म है। इसको हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। और 60 विद्यार्थियों के गणित में 50 में से अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विद्यार्थियों को ना एक इंटरवल में बांट लेंगे। जैसे 60 यहाँ पे विद्यार्थी दिख रहे हैं आपको, 60 स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि 0 से 10 में, ठीक है, 0 से 10 हमने कर लिया, 10 से 20, 20 से यहाँ पे 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10-10 के अंतराल पे हमने यहाँ पे स्टूडेंट ले लिए। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, 60 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे हमने क्या किए, इन 60 स्टूडेंट को 10-10 के अंतराल पर ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक समूह बना लिया। ये क्या बन गया, एक समूह बन गया। ठीक है, समूह बन गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह क्या होते हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक टेबल बना लेंगे जिससे कि हमें आसानी हो समझाने में। तो यहाँ पर हमने क्या कर ली, एक टेबल यहाँ पर हमने बना ली। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, इसमें क्या है, आपका मिलान चिन्ह है। यहाँ समूह बना लिया, यहाँ लिख लिया हमने बारंबारता। तो समूह हमने यहाँ पे कितने समूह बनाए हैं, यहाँ पे हमने 5 समूह बनाए हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 6 समूह यहाँ पे हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास 60 स्टूडेंट थे, 60 विद्यार्थी थे हमारे पास। ठीक है, 60 स्टूडेंट थे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10-10 के हमने 6 समूह यहाँ पर बना दिए। अब देखो यहाँ पर कि सबसे पहले देखो यहाँ पे 21 आ रहा है। तो यहाँ पर 21 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 को कट कर देंगे। और 21 किस में आएगा, 21 आएगा 20 से 30 के बीच में। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा मिलान चिन्ह। ठीक है।
फिर क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 10 को काट देंगे। 10 किसके बीच में आएगा, ध्यान रखना, देखो 10 जीरो से 10 के बीच में आएगा या फिर 10 से 20 के बीच में आएगा। 10 जो है हमेशा ध्यान रखना 10 से 20 के बीच में आता है, ये हमारा रूल होता है। हमेशा हम हायर इंटरवल में लेते हैं चीज़ों को। तो 10 यहाँ पर आएगा, जीरो से 10 से 20 के बीच में नहीं आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा, तो ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपका 30 काट देंगे। 30 किसके बीच में आएगा, 30 आपका आ जाएगा, किसके बीच में आएगा 30, तो 30 से 40 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही 22 है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर 22 आ गया, तो 22 यहाँ पर किसके बीच में आ जाएगा, 22 20 से 30 के बीच में। फिर यहाँ पे 33 आ जाएगा, 33 किसके बीच में, 30 से 40 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम काट देंगे 22 को 33 को। अब यहाँ 5 को भी काट दो, तो 5 किसके बीच में आ जाएगा, 0 से 5 के बीच में। तो यहाँ पे देखो 37 को भी काट दो, 37 किसके बीच में आ जाएगा, 37 जो आ जाएगा आपका 30 से 40 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 12। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, काटते हुए जाएंगे। तो जब हम इसको काटेंगे, आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टेबल दिखेगी। ठीक है, ये टेबल दिखेगी, तो इस टेबल में देखो यहाँ से आप इस तरीके से मिलान कर लेना। जब आपके पास 4 हो जाए ना, जब आपके पास इस तरीके से 4 बन जाएँ, 4 लाइन बन जाए, तो आप 5वीं लाइन जो है इस तरीके से लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कितने मिलान चिन्ह आए, यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ की इसकी बारंबारता हो गई 2। बारंबारता का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 0 से 10 के बीच में जो संख्याएं आई हैं वो कितनी बार आई हैं, तो 2 बार आई हैं। यहाँ 10, यहाँ पर आपके 21। ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 19। यहाँ कितने आ जाएंगे आपके 7, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो ये एक तरीके से आपका डेटा का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो गया, डेटा आपका बन गया। तो ये आपकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई, ये आपके मिलान चिन्ह हो गए, और ये आपके ये क्या हो गए, हमने समूह बनाए थे, तो ये एक तरीके से एक इंटरवल बन गया। इंटरवल का क्या यूज है हम आगे बात करेंगे, इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी बारंबारता दी हुई है। तो ये कह रहा है कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है। तो वर्ग अंतरालों की माप जो होती है, यहाँ पे जैसे वर्ग अंतराल कितना है, 100 से 125 दे रखा है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, तो 125 में से 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। तो वर्ग अंतराल की माप कितनी है, यहाँ पर 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे अधिक जो है 140 है, तो यानी 200 से 225 वर्ग की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 200 से 225। किस वर्ग की सबसे कम है, तो सबसे कम आप इसमें ढूंढ लोगे। सबसे कम यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है, तो इसकी हो जाएगी 300 से 325। ऐसे वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है। तो 250 से 275 की जो उच्च सीमा कितनी है, 275 है। देखो कोई वर्ग अंतराल होता है ना, तो वर्ग अंतराल में 250 से 275 पूछ रहा है, 250 से 275। तो ये जो होती है इसकी उच्च सीमा होती है, ये इसकी निम्न सीमा होती है। तो उच्च सीमा कितनी होगी, 275। किन दो वर्ग अंतरालों की बारंबारता एक ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो समान बारंबारता किसमें, एक तो ये 55 यहाँ मिल गई और एक 55 यहाँ मिल गई। तो 150 से 175 और 225 से 250 की जो बारंबारता है वो एक ही है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, डरना नहीं है, बहुत आसान है। बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ग अंतरालों 30 से 35, 35 से 40 इत्यादि का प्रयोग करते हुए एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों में निम्नलिखित आंकड़ों के बारंबारता बंटन की सारणी बनाइए। तो भैया यहाँ पर आप ये देख सकते हो
कि बारंबारता बंटन की सारणी बनानी। हालांकि सारणी बनाने के लिए तो आपके यहाँ पर इसमें आएगी नहीं, और सारणी बनाना मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मिनिमम कितना है। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम देखोगे इसमें, इस सारणी में, तो आपको मिनिमम दिखेगा। यहाँ से अगर आप मिनिमम देखोगे तो 34, 31 ये रहा, 31 यहाँ पे क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। तो हमें क्या करना है, तो मिनिमम जो हम अपना लेंगे वो 30 से 35 का लेंगे। ठीक है, 30 से शुरुआत करेंगे, 30 से 35। और मैक्सिमम हमें कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम हमें जाना है इसमें अगर देखा जाए तो 60 तक जाना है। 60 से मैक्सिमम आई थिंक 65 है, सॉरी। तो हमें कहाँ तक जाना है, 65 तक जाना है। तो ऐसे ही करके 30 से 35, 35 से क्या लेंगे हम यहाँ पर, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से यहाँ पर 60, 60 से 65 और 65 से 70। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इतने बनेंगे। अब बाकी ये तो समूह बन गया, यहाँ पर आप चिन्ह लगा देना। यहाँ पे क्या लगा दोगे, चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताना कैसे बनाओगे बता ही दिया था। प्रश्न कैसे बन सकता है, यहाँ पे प्रश्न ऐसे बन सकता है, ये पूछ सकता है कि इसमें 40 से 45 का एक वर्ग बनाओ और उस वर्ग की आप बारंबारता बताओ कितनी होगी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे इसमें दे रखा है 30 से 35, 35 से 40 इत्यादि का प्रयोग करते हुए कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों में निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। वहाँ ये नहीं कहेगा सारणी बनाइए, वहाँ ये कहेगा कि 35 से 40 अंतराल के का जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता कितनी होगी। तो बारंबारता कैसे निकालोगे भाई, टैली चिन्ह बना करके निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बस ये देखना, अगर आपसे 35 से 40 के बीच में पूछ दी ना, तो आपको पूरी नहीं बनानी है, केवल 35 से 40 का ही बीच में देखना क्या क्या आ रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 35 से 40 के बीच में क्या देखोगे। तो 35 से 40 के बीच में आपका एक तो आ जाएगा 38 आ जाएगा, तो एक लगा दोगे। इसके अलावा 38 के अलावा क्या आ सकता है, यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ गया। 36 के अलावा और इसमें क्या आ जाएगा, 38 आ गया। फिर आपका 39 आ गया। तो यहाँ पर कितनी हो गई इसकी बारंबारता, 4 हो गई। तो इसी तरीके से आपको इसमें करना है। ठीक है, तो 4 बारंबारता हो गई। ऐसे ही किसी भी वर्ग अंतराल की आपसे बारंबारता पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयत चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आयत चित्र, मतलब हिस्टोग्राम को हम आयत चित्र भी हिंदी में कह देते हैं। तो इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है, तो इस आयत चित्र द्वारा जो है लड़कियों की, जो किसी कक्षा में लड़कियों की जो ऊंचाई है उसकी सूचना दी जा रही है, उसकी उनकी हाइट कितनी है। ठीक है, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। अब भैया अधिकतम लड़कियां, तो संख्या किस साइड दी गई है, संख्या दी गई है वाई एक्सिस पे। तो किस वर्ग में है, तो आप देख रहे हो सबसे अधिक 7 है। ठीक है, सबसे अधिक 7 है ना। तो 7 में देखो 140 से 145 वाले वर्ग में अधिकतम लड़कियां। ऐसे प्रश्न देखो, प्रश्न आपको बड़े बड़े देगा, आपको डरना नहीं है। अब इतना बड़ा प्रश्न सोचो आगे आपके एग्जाम में, आप डर जाओगे कि क्या दे दिया। तो डरना नहीं है, बहुत आसानी से देखना है और सॉल्व करना है। आगे देखिए, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 से कम या उससे अधिक है। तो 145 से कम या उससे अधिक, तो यहाँ पर आप देखोगे 145 ये रहा। ठीक है, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 या उससे अधिक, कम नहीं, 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो 145 से आगे जाओगे तो 145 से आगे देखो 4 आ रहा है, +2 आ रहा है, +1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितनी लड़कियाँ हो जाएंगी जो 145 सेंटीमीटर से अधिक हैं। तो वो हैं आपकी 7 गर्ल्स जो हैं आपकी, वो 145 से क्या होंगी, अधिक होंगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम लड़कियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो प्रत्येक में श्रेणी में कितनी लड़कियां आएंगी। तो 150 या उससे अधिक, तो 150 या उससे अधिक में आप देख रहे हो 150 यहाँ पर है, तो उससे अधिक कितनी है, 2 और 1, यानी कितनी आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक परंतु 150 से कम, 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो 140 सेंटीमीटर
कितनी है यहाँ पर 7 है। देखो यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो उससे अधिक 140 सेंटीमीटर भी इसमें इंक्लूड करना है। तो 7 4 11, लेकिन 150 से कम, तो 150 से कम वाली किस में होंगी वो, यानी हमें ये 2 और 1 नहीं लेनी, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, ये 11 हो जाएंगी। 140 से कम, तो 140 से कम कितनी है, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको ऐसे सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो यहाँ पे आयत चित्र का प्रयोग करना है, और आयत चित्र का मतलब ये है कि आपको वर्ग अंतराल में बांटना है। तो वर्ग अंतराल में हम किस में बांट सकते हैं, किस स्टेटमेंट को हम वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक डाकिए के थैले में विभिन्न पत्रों की संख्या को हम वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयों को बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी खेलकूद में 60 खिलाड़ी हैं और उसकी ऊंचाइयों को बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 10 ले लेंगे, 10 से 20 ले लेंगे, इस तरीके से हम बांट देंगे। तो यहाँ इसको हम आयत चित्र के द्वारा बना सकते हैं। किसी स्टेशन 5 कंपनी द्वारा निर्मित कैस्टों की संख्या, तो यहाँ पर इसको हम 5 कंपनियाँ हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आयत चित्र में नहीं बना सकते। किसी स्टेशन पर 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या को हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि ए और डी को हम आयत चित्र के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी दे रखी है। तो कह रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करो और 800 से 810 अंतराल और 810 से 820 की बारंबारता सारणी बनाओ। मतलब 2 की बनानी है और किसी की नहीं बनानी है। तो मैंने कहा था आपसे किसी भी अंतराल की बनवा सकता है, तो 800 से 810 और 800 से 820 की आपको बताना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि सर कितना आ रहा है। ठीक है, नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सारणी कैसे बनाओगे। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी से एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंटरवल बना लोगे और इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो सबसे छोटा देखो, यहाँ पे मुझे एक 804 दिख गया है, और 804 से भी कुछ छोटा दिखे तो आप बताना। तो सबसे छोटा 804 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पहला अंतराल 800 से शुरू करना है। और सबसे बड़ा देख लो कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे 890 दिख गया है, और इससे बड़ा देखते हैं अगर कुछ दिख जाए तो। नहीं, यहाँ पे इससे बड़ा नहीं है, तो 890 सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 800 से आप चाहो तो 820 ले सकते हो, 820 से 840 ले सकते हो। ठीक है, 840 से 860 ले सकते हो, 860 से 880 ले सकते हो, 880 से 900 ले सकते हो। 880 से कितना ले लोगे, 900। तो ये अंतराल लेकर के अब इसमें बीच में आप क्या करोगे, ये अंतराल ले लिया, अब यहाँ पर इनकी बारंबारता निकाल लो कि बारंबारता कितनी आ रही है। फिर उसी हिसाब से क्या करोगे, आप वहाँ पर हिस्टोग्राम बना दोगे, यानी आयत चित्र यहाँ पर बना दोगे। इसको बनाने के बाद फिर आप देखोगे किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं, या कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। तो ये सारा जिसकी कम होगी 850 रुपये से, तो उसको जोड़ के आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी बारंबारता टेबल। आप कैसे बनाओगे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को कैसे कलेक्ट करोगे, मैंने आपको बताया था। जो चिन्ह कैसे लगाओगे, चिन्ह के बाद बारंबारता कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले वही बना लो। अगर आप उतना बना लोगे ना, तो भी आप
को ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए ही सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं बनवाएगा आपके एग्जाम में, केवल डायरेक्टली पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि अवकाश के दिनों में एक विशेष कक्षा के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह आपको आलेख दिख रहा होगा, यहाँ पर टीवी की घंटी दिए गए हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो कितने घंटों तक टीवी देखा, इसमें यह पूछ रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो यहाँ पर देखो, अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर 32 दिख रहे हैं। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा है, आंसर हो जाएगा आपका। 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे से कम, तो 4 घंटे से 4 घंटे देखो यहाँ दिख रहा है आपको, इसको पहले मिटा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको 4 घंटे, 4 घंटे से कम, तो कौन कौन सा 22 है, 8 है और 4 है, यानी 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा है। आगे देखो, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो 5 घंटे से अधिक, तो 5 घंटे से अधिक कितने हैं, 8 हैं और 6 हैं भाई, है ना। ये रहा 5 आपका, 5 से अधिक पे जाना है, तो 8 + 6 यानी 14। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में आपको कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किसी शहर के एक युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। एक शहर है, वहाँ पर व्यक्तियों के एक समूह का सर्वे किया गया और उनसे पता किया गया वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर भाई दे दो उत्तर, यह आपका पाई चार्ट है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हो तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो भाई ये पूरा जो सर्किल होता है ना, पूरा सर्किल जो होता है उसको हम 100, अगर प्रतिशत में दे रखा है तो उसको हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 ही होगा। देखो 40, 20, 60, 10, 70, 30, 80। अब यहाँ पे देखो शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 20, और यहाँ पे शास्त्रीय पे कितना है, 10%। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 10% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% ही तो कुल हुआ, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 100 × 2, यानी कुल जो है 200 व्यक्तियों का सर्वे यहाँ पर किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा किस प्रकार का संगीत पसंद किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे अधिक व्यक्ति जो हैं मनोरंजन पसंद करते हैं। तो यानी 40%, 1% की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 40 × 2 = 80। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आ जाएगा 80, सिंपल सी बात है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो भाई अगर कैसेट कंपनी 1000 CD बना रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कैसेट कंपनी 1000 CD यहाँ पर बना रही है, तो वो कितनी CD यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, तो किस संगीत की कितनी CD बनानी पड़ेगी ये पूछ रहा है। अगर 1000 CD बना रही है तो को यहाँ पर 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1000/100, यानी 1% बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे 1000 CD बनानी है, 1000 CD बनाएगी तो कितनी CD किस संगीत की बनाएगी। तो 1% बराबर 10, यानी लोकगीत की वो 1% बराबर 10 है, तो 30% बराबर हो जाएगा 30 × 10, यानी लोकगीत की बनाएगी 300 CD। मनोरंजन की बनाएगी 40 × 10, सबकी 10 से गुणा कर देनी है, 400 CD। उपशास्त्रीय संगीत की बनाएगी 20 × 10, 200 CD। शास्त्रीय की बनाएगी 10 × 10, 100 CD। आंसर हो गया।
अब 10 से गुणा क्यों कर रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर 1% की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया और आंकड़ों को चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो देख सकते हो भाई 150 सबसे अधिक मत शीत ऋतु के मिले। बहुत आसान है। प्रत्येक त्रिज्य घंटे का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखो कि कुल व्यक्ति कितने थे, 360। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो 90 गुणा 360, ठीक है, गुणा 360। तो यहाँ पर आप देख लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्षा ऋतु का 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 120 बटे 360 गुणा 360, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें विंटर का, तो विंटर का भी 150 ही आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे देखो कोण निकालने का तरीका होता है। कोण निकालने का तरीका क्या होता है, कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर जो आपकी वास्तविक मान बटे कुल मान गुणा 360। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक मान ग्रीष्म ऋतु का कितना है, 90 है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 360 है। गुणा 360 तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्किल में 360 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ से आपका 90 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ बात करें किसकी, वर्षा ऋतु की, तो वास्तविक मान 120 है, कुल मान कितना है 360, गुणा 360 काट दोगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे इसका 150 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बस फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कोण निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है भाई। तो पाई चार्ट खींचने के लिए तो आपको आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि आपसे पाई चार्ट आपको बना करके देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे। ठीक है, कुल अंक कितने थे, 540 थे। तो यहाँ पर आप देखो कि एक विद्यार्थी है, उसके हिंदी में कितने अंक हैं, अंग्रेजी में कितने अंक हैं, गणित में कितने हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने और विज्ञान में कितने हैं, उसको दर्शा रहा है ये पाई चार्ट। ये वाला जो पाई चार्ट है, कुल जो उसने अंक प्राप्त किए थे वो 540 प्राप्त किए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, कुल प्राप्त किए हैं 540। अब कुल जो होता है वो देखो यहाँ पे दिया गया है डिग्री में, किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, यानी कोण में दिया गया है। अगर यहीं पे परसेंटेज में दिया गया होता तब हम मानते 100% की वैल्यू मानते, कितनी, 540। लेकिन यहाँ पे दिया गया कोण में। जब कोण में कोई चीज़ दी गई हो तो हम 360 डिग्री की वैल्यू मानते हैं 540, तो हम 360 डिग्री की वैल्यू 540 मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कोण में है तो 360 डिग्री बराबर 540। अगर यही प्रतिशत में होता, यहाँ प्रतिशत लिखा होता, जिससे कि पहला वाला हमने पाई चार्ट किया था, तो 100% की वैल्यू 540 मानते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं, किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो भाई 105 अंक प्राप्त किस विषय में किए हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि देखो यहाँ पर आप 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 540, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 बटे 360, काट दो, ये आ जाएगा 6 निम 54, 6 छक 36, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6,
तो यानी 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, ध्यान रखना 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2 आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 70 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 3/2, तो 70 डिग्री के 70 × 3/2, तो यहाँ से काट दोगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 की 3 से गुणा करोगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री किससे संबंध रख रहा है, हिंदी से संबंध रख रहा है। किससे रख रहा है, हिंदी से संबंध रख रहा है। तो यानी हिंदी विषय में उसने क्या किए होंगे, 105 अंक प्राप्त किए होंगे। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में कितना है, 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री निकाल लो। 90 डिग्री की वैल्यू होगी 90 × 3/2। अब 3/2 से गुणा क्यों कर रहे हैं वो हम आपको पहले बता दिया। 1 डिग्री की वैल्यू 3/2 है। यहाँ से काटोगे 45, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 100। यहाँ डिग्री नहीं, ध्यान रखना ये डिग्री नहीं है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 105। यहाँ पे गणित में कितने अंक प्राप्त हो गए, 135। अब ये कह रहा है कि गणित में प्राप्त अंक हिंदी से कितने अधिक है। तो हिंदी में 105 प्राप्त हुए हैं, गणित में 135 प्राप्त हुए हैं, तो घटा दो कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं गणित में हिंदी से। जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले कह रहा है सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो गणित के अंक तो हमने निकाल लिए, कितने आए, 135। देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हैं हिंदी के, ये हैं गणित के, और यहाँ पे हम निकालेंगे सामाजिक विज्ञान के। सामाजिक विज्ञान का कोण कितना है, सामाजिक विज्ञान का कोण है 65। तो 65 डिग्री बराबर 65 × 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगा 7, 15 6 90 और 7 97। तो यहाँ आ जाएगा 97.5 अंक प्राप्त किए हैं किसमें, सामाजिक विज्ञान में। ऐसे ही एक और रह गया है, विज्ञान हिंदी तो हो गया, विज्ञान का रह गया है। विज्ञान में का कोण कितना है, 80 डिग्री। तो विज्ञान का और निकाल लें हम यहाँ पर। विज्ञान में 80 डिग्री है, तो 80 × 3/2 40 यानी 120। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से कितना अधिक है। तो सामाजिक विज्ञान और गणित में कितने अंक प्राप्त किए वो निकालने पहले। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए 135, सामाजिक विज्ञान में 97.5 जोड़ लोगे आ जाएगा 9 4 13 का 3, हाथ से लगा 1 232.5। ऐसे कह रहा है विज्ञान और हिंदी में। तो विज्ञान और हिंदी में देख लो, विज्ञान में 120, हिंदी में 105, तो कुल मिलाकर के 225। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो कह रहा है कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 232। विज्ञान हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है, यहाँ कितना है 225, यहाँ कितना 232। तो ये क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अधिक है ना। ये विज्ञान और हिंदी के हैं, सॉरी ये सामाजिक विज्ञान और गणित के हैं, और ये आपके विज्ञान और हिंदी के हैं। ध्यान रखना है। तो वो क्या होंगे, जो आपके गणित और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक जो होंगे वो विज्ञान और हिंदी से अधिक होंगे। ठीक है, तो इतने ही सवाल थे। ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो आपसे अछूता रह गया हो। सारे क्वेश्चन करा दिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक अगला चैप्टर लेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।